नमस्कार साथियों, मैं ओम सिंह भाटी। आज इस छोटे से सेशन में बात करेंगे। आज अपना जो टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 2 आयोजित हुआ है, जो लगभग आपके सिलेबस के 60% को कवर करता है। ये पेपर बहुत ही शानदार लेवल का पेपर था, एक हाई लेवल का पेपर अपन अगर इसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे गए। अगर इस पेपर के अंदर अगर कोई 40% के क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहा है तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि वो सेकंड ग्रेड की रेस में अच्छे से दौड़ रहा है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इस क्वेश्चन, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर अपन वीडियो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशन में बात करने से ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपका मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र से लिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको आणविक सूत्र ज्ञात करना होता है और संस्कृत एजुकेशन के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन दिया है एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा दी हुई है। कार्बन की मात्रा दी हुई है, हाइड्रोजन की मात्रा दी हुई है और ऑक्सीजन की मात्रा दी हुई है। कार्बन की कितनी है? 49.03%, हाइड्रोजन की 6.84% और इसका वाष्प घनत्व दिया हुआ 73। कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो आपको 3 तत्वों के बारे में लिखना होगा। चलो मैं एक जो अपनी टेस्ट सीरीज़ का खाली पेज है उसके ऊपर आपको ले जाता हूं और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। इसके अंदर देखो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तत्व क्या दिया हुआ है, आपको एक तत्व दिया हुआ है और उसके बाद में परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो परमाणु भार आपको निकालना पड़ेगा। और चौथी चीज़ अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो आपको मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, मोल की संख्या। और लास्ट चीज़ जो आती है वो आती है सरल अनुपात। ये 5 चीज़ें इस सूत्र से अपने को निकालनी पड़ेगी और ये कैसे निकलेगी वो अपन बात करते हैं। देखो इधर 1 मिनट, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। 3 तत्व हैं, तीनों की अलग अलग टेबल बन जाएगी और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। इनमें परसेंटेज की मात्रा, कार्बन की मात्रा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के अंदर 49.30 दी हुई है और हाइड्रोजन की जो मात्रा आपके क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 6.84 दी हुई है। और जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये आपको निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीजन की मात्रा कैसे निकल, देखो 100% में से इसको आपको घटाना पड़ेगा, इसको और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, फिर 100 में से इन दोनों के जोड़ को घटाओगे तो आपका पीछे बचेगा 43.86। ये आपका इसका आ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपको इन तीनों का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। प्रोसेस से करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके ऐसे परसेंटेज के हिसाब से कभी परसेंटेज पूछा जाता है, कभी मूलानुपाती सूत्र, कभी आणविक सूत्र भी पूछा जाता है। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए ये जो प्रतिशत आया है उसमें आणविक परमाणु भार है उसका भाग दे दो। भाग किसका देना है? 49.30 के अंदर किसका भाग दे दो? 12 को दे दो। हाइड्रोजन का निकालने के लिए अंदर 6.84 के अंदर किसका भाग दे दो? 1 का भाग दे दो। और ऑक्सीजन का निकालने के लिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए 43.86 के अंदर 16 का भाग दे दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब यहाँ पर आएगा 4.10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.84 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 2.74। ये क्या आ गया है? ये मोलों की संख्या आ गई है। अब आपको अगर सरल अनुपात निकालना है कि तत्वों का सरल अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर जो संख्या न्यूनतम है, जिसमें मोलों की संख्या न्यूनतम होगी उसका भाग दे देना। किसके अंदर? ये जो मोलों की संख्या आई है, न्यूनतम मोलों की संख्या का भाग देना है। तो 4.10 के अंदर अगर अपन 2.74 का भाग देते हैं तो ये लगभग आपके 1.5 के आसपास आता है। फिर अगर अपन 6.84 के अंदर 84 के अंदर अपन भाग देते हैं किसका? 2.74, जो संख्या कम है उसका भाग देना है तो ये आपके आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। और यहाँ पर जब 2.74 के अंदर 2.74 का भाग देते तब आपका कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। अब देखो यहाँ पर ये संख्या पॉइंट में है, सरल अनुपात में नहीं है। सरल अनुपात में निकालने के लिए क्या करना है? ये जो संख्या दी हुई है उसको 2 से क्या कर देना है? आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 को गुणा करना, 1.5 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 3। 2.5 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 5। और 1 गुणा 2 गुणा कितना हो गया? 2 हो गया। तो
ये आपका क्या आ गया, एक सरल अनुपात हो गया। अब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो मूलानुपाती सूत्र निकलता है, जो मूलानुपाती सूत्र निकलेगा C3H5O2, ये मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ का मूलानुपाती भार भी निकाल सकते हैं। मूलानुपाती भार निकालो तो कार्बन कितने 3 है, तो 3 गुणा 12, प्लस हाइड्रोजन कितने 5 हैं, तो 5 गुणा 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, या प्लस कर लो ऑक्सीजन कितने 2 गुणा 16। इन सबको अगर जोड़ते हैं, इन सबको करो 12 तिया 36 प्लस 5 प्लस ये कितने 8 दूना 16 दूना 32। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो मूलानुपाती जो भार आता है वो कितना आता है 73 आता है, 73 आता है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, क्या आप जानते हो कि अणुभार, जो अणुभार होता है वो अणुभार बराबर क्या होता है, वाष्प घनत्व। अणुभार होता है वाष्प घनत्व गुणा 2 होता है, वाष्प घनत्व गुणा 2 होता है। तो वाष्प घनत्व आपका कितना आया, क्वेश्चन के अंदर वाष्प घनत्व दिया हुआ है 73 गुणा 2, कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। 73 गुणा 2 146 हो जाएगा। ये आपके क्या आ गया, अणुभार आ गया। अब यहाँ पर आपको n की संख्या, मोल की संख्या निकालनी पड़ेगी। n की संख्या निकालने के लिए अपन कर सकते हैं कि आणविक भार बट्टे मूलानुपाती भार, आणविक भार बट्टे मूलानुपाती भार। आणविक भार कितना आया था, आणविक भार यहाँ से आया था ये 73, नहीं आणविक भार ये आया है, ये अणुभार 146 बटा मूलानुपाती भार, मूलानुपाती भार ये कितना है 73, कितना आ गया 2 हो गया। अब अपन और जानते हैं कि आणविक सूत्र अगर हम निकालें, क्या निकालें, आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणा 2। क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र गुणा 2। मूलानुपाती सूत्र कितना है C3H5O2 गुणा 2 हो जाएगा C6H10O4, C6H10O4। क्या उस प्रश्न के अंदर ऑप्शन ये है सी, क्या है C10 C6H10O4, यहाँ पर आंसर जो राइट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। एक बार आप उसको वापस जाके देख लीजिए, नहीं तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम ग्रुप में के अंदर इस प्रश्न को जो ये सॉल्व किया हुआ है ये पूरा एक पेज डाल दूंगा। इस तरह से आपका जो ये आया है ये आपका क्या होता है, अणु सूत्र आएगा। आणविक सूत्र ही तो आपको निकालना था और इसके अलावा कुछ नहीं करना था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टफ पड़ता है। अगर अपन इस लैंग्वेज से निकालते हैं तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न था। संस्कृत एजुकेशन के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला दूसरा प्रश्न अगर अपन बात करते हैं, जो दूसरा प्रश्न है वो किसी पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं और अणुओं की संख्या, यह परमाणुओं और अणुओं की संख्या दी हुई है 6.022 गुणा 10⁻23 और इसमें 0.2 मोल मोलर का H2SO4 विलयन के 100 मिलीग्राम विलयन में H2SO4 के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा ठीक प्रश्न है। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो n बराबर क्या होता है, आप जानते हो n बराबर होता है C गुणा V होता है। C का मान कितना दिया हुआ है, C मतलब सांद्रता दी हुई है अणुओं की, सांद्रता कितनी दी हुई 0.2 दी हुई है। 0.02 गुणा इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आपके दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है कितना 100 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो 0.1 का आप क्या कर दोगे, मिलीलीटर है तो लीटर में गुणा करोगे आप इसका, सीधी बात है 0.1 आ जाएगा। तो ये बात आएगा 0.002 क्या आ जाएगा मोल। ये किसके आ जाएंगे, ये जो आपके मोल आएंगे वो आएंगे H2SO4 के 0.02 मोल आ जाएंगे। फिर अब निकालने किसने हैं, विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या निकालनी है। तो इससे आप ये जो संख्या है इससे आपको गुणा कर देना है। क्या होगा 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा इसके साथ में गुणा किसका करना है 0.002 का गुणा करोगे तो फिर आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 12.0, जो आपका उत्तर आएगा 12.044 गुणा 10⁻20 और ये आपके क्या हो जाएंगे, पीछे अणु आ जाएंगे। ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, n बराबर C गुणा V होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकल जाएगा और इसको जब आपस में गुणा करोगे तब आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर A बिल्कुल राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयन युग्म का कौन सा समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम होता है 3D5 4S1 क्रोमियम और ये होता है
Fe होता है 3d6 4s2। क्या इसके अंदर समान हो सकते हैं? यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, एक इधर गया, 2 इधर से गए, ये हो जाएगा 3d4 रह जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, Fe+3 है तो 2 एक जाएगा, ये जाएगा 3d5 हो जाएगा। ये 3d4 हो रहा, 3d5 हो रहा, ये समान नहीं है। यहाँ पर होता है Fe+3 हो जाएगा 3d5 और Mn+2। Mn का क्या होता है? Mn का होता है 3d5 4s2 होता है। यहाँ +2 निकालना है तो 2 यहाँ से चले जाएंगे, ये भी 3d5 हो जाएगा, ये भी 3d5 हो जाएगा। इसका आंसर राइट होगा Fe+3 और Mn+2। ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसके अंदर D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें भी कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों को अगर अपन कंबाइंडली देख लें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नंबर बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं में से कौन सा समुच्चय सही है? क्वांटम संख्या दी हुई है और इनमें से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह है जो बिल्कुल सही रूप से दिया गया है? पहला ऑप्शन है n, मतलब एक पहले ऑप्शन के लिए n का मान है 1 और l का मान भी 1 दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना कि n और l के जो संख्यात्मक मान होते हैं, जो संख्यात्मक मान होते हैं वो कभी भी समान नहीं हो सकते। क्या है? जो n और l है उनके संख्यात्मक मान, n का मान l के बराबर कभी नहीं हो सकता या l का मान n के बराबर कभी नहीं हो सकता, हमेशा अलग होगी। n के मान l के संख्यात्मक मान से समान कभी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए l का मान हो सकता है 0, 1 और 2। 0 और 1 दो ही मान हो सकते, 2 नहीं हो सकता, 0 और 1 होता है तो l का मान 1 आया, बिल्कुल सही है। और l बराबर 1 के लिए m का मान क्या हो सकता है? +1 से लेकर -1 तक होता है, 3 मान होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, ये गलत है। तीसरा n बराबर 3 के लिए l के मान कितने होंगे? n बराबर 3 है तो l का मान 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये 2 होगा तो l का मान 2 है, ये -2 भी होगा, ये भी बिल्कुल सही है। n बराबर 3 है तो n बराबर 3 के लिए l के मान क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0, 1 और 2 हो सकता है, 3 मान में कभी नहीं आएगा। और l का मान यहाँ तो 4 दे रहा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसमें b और d सही है, b और c मतलब दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है कि इनके लिए जो क्वांटम संख्याओं के सेट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही रूप से दिए गए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एक मतलब सीधा क्वांटम संख्याओं से ये से कुछ इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो, और इस तरह के क्वेश्चन में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कहता है कि क्वांटम संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन सही है और सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ें। अब ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार और आकार के साथ साथ में हम बात कर सकते हैं कि उसकी ऊर्जा को भी परिभाषित करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको L कहते हैं, ये क्या करती है? कक्षक के त्रिविमीय आकार को भी प्रदर्शित करती है, परिभाषित करती है और ऊर्जा को भी परिभाषित करती है। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के अभिविन्यास और ऊर्जा को परिभाषित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको M कहते हैं वो कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित नहीं करती। ये कौन? कक्षक के अभिविन्यास को तो चुंबकीय क्वांटम संख्या करती है। मुख्य क्वांटम संख्या n तो क्या करती है? मुख्य क्वांटम संख्या n होती है वो हमेशा आकार को प्रदर्शित करती है। ये वाले जो द्विगंशी क्वांटम संख्या आकार को, मुख्य क्वांटम संख्या n अभिविन्यास को नहीं करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास को करती है। तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को, चुंबकीय क्वांटम संख्या आकार को नहीं कर सकती है। कौन करती है? त्रिविमीय आकार को द्विगंशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या आकार को करती है। किसी इलेक्ट्रॉन, ये वाला कथन भी बिल्कुल गलत है। किसी इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण क्वांटम संख्या जिसको क्या कहते हैं? जो +½ और -½ होती है, +½ होती है और -½ होती है, ठीक है। प्रचक्रण क्वांटम संख्या चुने हुए कक्ष के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण अभिविन्यास को परिभाषित करती है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। पहला और चौथा ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का बहुत सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बोहर मॉडल की
सीमाएं, बोर मॉडल आपके सिलेबस में है और इसकी क्या क्या सीमाएं, लिमिटेशंस क्या क्या है। ये परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में विफल रहा था। बिल्कुल सत्य बात है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा था। बिल्कुल, वो बड़े परमाणुओं की व्याख्या करने में असमर्थ रहा था, केवल हाइड्रोजन के परमाणुओं की व्याख्या करने में समर्थ रहा था। ये परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु के बनाने की योग्यता की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा था। बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, ये क्वेश्चन याद करने वाले क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लेना। ये तीनों फैक्ट हैं, वो इसकी बहुत क्या है, इसकी कमियां हैं, इसकी सीमा है, इसकी लिमिटेशंस होती है। फिर है किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम है और इसका वेग 812 है। इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्ध्य की गणना करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। लैम्डा बराबर क्या होता है, mv अपॉन क्या होता है, लैम्डा बराबर h अपॉन mv होता है। अब जो h का मान है, h का मान कितना होता है, 6.62 6 गुणा 10 की घात -34 जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, और फिर m का मान कितना दिया है, m का मान 9.1 गुणा 10 की घात -31 ये आपको दिया है, और v का मान वेग दिया हुआ 812 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तब आपका जो उत्तर बैठेगा वो सी आएगा, 896.7 नैनोमीटर आता है जब आप इसको सॉल्व करोगे। ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। कौन सा लगाना है, फार्मूला लगाना है लैम्डा बराबर h अपॉन mv। h का मान आपको याद है, m का मान दिया है, v का मान दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, फिर है पदार्थ के कण के तरंग दैर्ध्य लैम्डा और संवेग p के मध्य क्या संबंध होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य और मतलब तरंग दैर्ध्य लैम्डा और p के मध्य संबंध होता है सिग्मा। लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन p होता है। ये बिल्कुल संबंध सही है। सी वाला, बी वाला ऑप्शन है वो इसके लिए बिल्कुल राइट होएगा कि लैम्डा बराबर h अपॉन p होता है। हाइड्रोजन के विद्युत रेखीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में यूवी स्पेक्ट्रम, यूवी क्षेत्र में प्रकट रेखाएं कौन कौन सी होती है। अब यूवी के अंदर कौन सी, पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी के अंदर कौन सी होती है, ये लाइमन जो श्रेणी की रेखाएं होती है वो इस क्षेत्र के अंदर होती है। ब्रैकेट, फुंड और पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और पाश्चन ये तीनों किसके अंदर होती है, अवरक्त क्षेत्र के अंदर होती है। कहाँ कहते हैं, अवरक्त क्षेत्र के अंदर होती है। और पीछे एक आपकी बच गई बामर, और बामर होती है वो विजिबल दृश्य क्षेत्र के अंदर होती है बामर। लाइमन होती है वो पराबैंगनी के अंदर होती है। ब्रैकेट, फुंड और पाश्चन ये तीनों होती है वो अवरक्त होती है, अवरक्त के अंदर होती है। और बामर होती है वो आपके किसके अंदर होती है, दृश्य क्षेत्र के अंदर होती है। दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला और 25 और 50 दोनों, उन दोनों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में संबंध क्या हो जाएगा। अब देखो एक अपन चीज़ ये जानते हैं कि E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 होगा। E1 का मान दिया हुआ है और E2 का मान, E1 का मान कितना 25, तो यहाँ आप सॉल्व कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा 25 बट्टे 50 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। 25 कितना हो गया 2, फिर लैम्डा 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा लैम्डा 2। लैम्डा 1 बराबर 2 गुणा लैम्डा 2, तो ये कौन सा सूत्र हो जाएगा, ये सी वाला आंसर हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए, एक बार मैं वापस इसको देखता हूँ, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं अपन। आप इसको कहाँ करके देखते हैं, कोई खाली जगह होती है तो उसमें देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि E1 बराबर E1 बट्टा E2 बराबर होता है लैम्डा 2 बट्टा लैम्डा 1 बराबर E1 का मान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, E2 का मान 50, ये लैम्डा 2 बट्टा लैम्डा 1। 25 कट गया 2 बार, फिर आप लैम्डा 1 को आगे लाओ, लैम्डा 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा लैम्डा 2। तो ये आपका किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ये आपका ऑप्शन आ रहा है सी के अंदर आ रहा है, लैम्डा 1 बराबर 2 गुणा लैम्डा 2 हो जाएगा। विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय घटक होता है, बिल्कुल सीधा NCERT के लाइन के अंदर लिखी है CaOCl2। ये जो होता है ये इसका सक्रिय घटक होता है। निम्नलिखित सही कथन को पहचानिए कि क्षारीय धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। बिल्कुल क्षारीय धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्षार धातुएं होती है, क्षार धातु जो वर्ग संख्या 1 के अंदर आती है, हलीना की रबड़ी सस्ती वाली, ये क्षारीय धातुएं होती है, वो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती है।
और क्षारीय धातुओं की आयनिक ऊर्जा मतलब आयनन एंथैल्पी होती का मान उसके आवर्त में न्यूनतम होता है। क्षारीय धातुओं का न्यूनतम होता है, क्षारीय धातुएं होती हैं उनका जो आयनन एंथैल्पी होती है वो अपने वर्ग के अंदर, वर्ग नहीं उनके आवर्त के अंदर न्यूनतम होती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनका आकार होता है वो अपने आवर्त में बड़ा होता है। बाएं से दाएं जाएंगे आकार घटेगा तो आयनन विभव बढ़ता है। यहाँ इनका आकार बड़ा है इसलिए आयनन विभव क्या होगा, न्यूनतम होता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय धातुओं की आयनिक ऊर्जा का मान बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे क्षारीय धातुओं का आकार क्या होता है, आकार बढ़ेगा तो सीधी बात है आयनन एंथैल्पी घटेगी। और ये कह रहा है कि ऊर्जा का मान बढ़ेगा नहीं घटेगा, क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान घटना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। सुपर ऑक्साइड आयन के बड़े धनायन की उपस्थिति, सुपर ऑक्साइड आयन के बड़े धनायन की उपस्थिति में स्थायी होते, बिल्कुल भी सत्य है। ये ऑप्शन आपका पहला, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा तो सही है ही है, उसके साथ साथ में चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य बात है। ये ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय मृदा धातु का सल्फेट है। क्षारीय मृदा धातु वर्ग संख्या 2 के अंदर आती है। धातु सल्फेट की जलयोजन ऊर्जा का मान और उसकी जालक ऊर्जा से अधिक है। जलयोजन ऊर्जा का मान उसकी जालक ऊर्जा से क्या होता है, अधिक होता है। अब ये सारी धातुएं हैं वर्ग संख्या 2 के अंदर, सारी मृदा धातु आती है। बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ये सारी आती है। और हम ये जानते हैं कि जब हम एक वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाएंगे तो आपका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे की ओर जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। फिर बेरिलियम का जो आकार होगा, अभी का बेरिलियम बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, ये बेटा, ये राजी, ये जो भी है इस तरह से अपन आगे देखो। बेरियम का आकार क्या होता है, छोटा होता है। बेरियम का आकार छोटा होगा किन की तुलना में, इन धातुओं की तुलना में। जो सारी मृदा धातु उनकी तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। आकार छोटा होगा, लेकिन ये जो SO4-2 आयन यहाँ बनता है इसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा आकार होता है। बड़ा आकार होने के कारण क्या होगा, BeSO4 होता है वो सरलता से टूट जाता है। तब इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब सरलता से टूटेगा, जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन बेरियम के छोटे आकार के कारण, बेरिलियम के छोटे आकार के कारण जल के अणु के चारों ओर ये एकत्र हो जाते हैं, इसलिए इनकी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी ओर जो दूसरी धातुएं है कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम का आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए इनकी जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इनका आकार छोटा है इसलिए इनकी जालक ऊर्जा का मान जलयोजन ऊर्जा से क्या होता है, कम होता है। जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होगा, इसलिए ये जल में घुलनशील भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है केमिस्ट्री का अगला जो क्वेश्चन है वो आपके कौन से चैप्टर का है, ये इसी में है। एस ब्लॉक का क्वेश्चन हो सकता है। लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड, इन दोनों में से लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड की न्यूनतम घुलनशीलता का कारण क्या है, उच्चतम जालक एंथैल्पी और न्यूनतम जलयोजन ऊर्जा के कारण। लिथियम होता है उसका आकार, उसकी जालक ऊर्जा का मान क्या होता है, जालक ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण ये जल में क्या होता है, कम विलय होता है। अगर जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक है तो उच्चतम जालक एंथैल्पी और न्यूनतम जलयोजन ऊर्जा के कारण घुलनशीलता क्या होती है, इनकी न्यूनतम होती है। कार्बन 60 जिसको फ्लोरीन भी कहते हैं, बकीबोल भी कहते हैं, कार्बन 60 के संबंध में निम्नलिखित घटना पर सभी कार्बन परमाणु समान होते हैं और sp2 संकरित होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। सभी कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। 3 परमाणुओं से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। आणविक कक्षक में प्रत्येक कार्बन शेष इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं जो कि अणु का एक एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये एकमात्र यौगिक मतलब अपर रूप है कार्बन का जो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो इसमें क्वेश्चन संख्या ऑप्शन संख्या 1, 2 और 3 राइट है। आज के इस वीडियो में अपन ने 15 क्वेश्चन किए हैं, जो केमिस्ट्री का आपका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो करवाया है। आगे के 15 क्वेश्चनों को मैं कल करवाने की कोशिश करूँगा। फिजिक्स का जो सॉल्यूशन है, जो आपके डाउटफुल क्वेश्चन है, उसको मैं सर से कल लेके आपको दिन में भेज दूंगा। बाकी बायोलॉजी के डाउटफुल क्वेश्चन को भी मैं कल दिन में आपको भेजने की कोशिश करूँगा। जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है, अभी बहुत थक गए हैं क्योंकि जोधपुर जाना हुआ था, जिसकी वजह से अब इस सफ़र में थका हुए हैं। तो आज जो 15 क्वेश्चन करवाए हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टेस्ट के अंदर अगर आप अच्छे से नंबर ला रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।